तो आप सबके पास पीडीएफ तो होगा। हाँ जी मैम। ठीक। आहार मैम ये तो डीवाईटी का भेजा गया है, पीजी डीवाईटी का। ये इसके लिए तो आप सर से बात करना। तो हाँ अभी जी। हम तो शुरू करते हैं, आप अभी पढ़ते जाइए। अन्नादि भूतानि जायन्ते जातानि अनेन वर्धन्ते। तो इसका क्या मतलब है? अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही वृद्धि होती है। जैसा आप खाना खाते हो वैसा ही आपका मन होता है, वैसी ही आपकी ग्रोथ होती है। अगर आपका आहार बैलेंस्ड नहीं होगा, उसमें सारे न्यूट्रिशन नहीं होंगे, तो आपकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है। आपका मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ सब उसी के ऊपर निर्भर करती है। और हम 3 समय भोजन करते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो भारतीय संस्कृति में लगभग सभी धार्मिक, पौराणिक, उपनिषद, साहित्य, आयुर्वेद, योग ग्रंथों में आहार का महत्व तथा योग्य वर्णन किया गया है। तो हमारे यहाँ कोई धार्मिक किसी उत्सव की, धार्मिक किसी चीज की बात की जाए, उसमें भी खाने को महत्व दिया जाता है। और आयुर्वेद की बात करें, उस वो भी आहार पर बहुत ध्यान देते हैं। ये पथ्य है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये सही है, ये नहीं है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। योग योग में भी आहार को बहुत महत्व दिया गया। मित आहार लेना चाहिए। साहित्य, उपनिषद, पौराणिक, हर जगह आहार को बहुत ही महत्व दिया गया है। आयुर्वेद की सभी संहिताओं में का विस्तृत वर्णन है। जैसे जो आयुर्वेद की है चरक संहिता, और ये महत्वपूर्ण एक चरक संहिता होती है, और एक और है, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण है लिटरेचर इसके। तो उसमें काफी अच्छा वर्णन है। आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय शास्त्र सत्य विज्ञान पर आधारित रहते हैं। आयुर्वेद भी एक विज्ञान शास्त्र है जिसमें चिकित्सा से अधिक स्वास्थ्य रक्षण को, यानी कि चिकित्सा से जरूरी है रक्षण, यानी कि प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बात पर जोर दिया गया है। अगर आप अपने आहार को ही सही तरीके से यूज करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्न ही भोजनम, अर्थात अन्न ही भेषजम, अर्थात अन्न ही औषधि है। अगर आप अन्न को सही तरीके से यूज करते हैं, सही तरीके से भोजन करते हैं, तो वो एक औषधि का काम करती है। ठीक है। योग्य प्रकार से सेवन किया गया अन्न औषधि का ही कार्य करता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में आहार का एक विस्तृत अध्याय वर्णित है। आहारो नाम यदनम मार्ग द्वारा शरीर से हंते, अर्थात अन्न मार्ग से जो कुछ शरीर के भीतर ले जाया जाता है उसे आहार कहते हैं। जो भी कुछ अन्न मार्ग, मुख के द्वारा आप अंदर डाल रहे हैं, वो आहार है। कई बार वाणी भी, आप अच्छी वाणी बोलते हैं तो वो भी आपके मन का आहार है। तो कैसा वाणी बोलते हो, कैसा भोजन करते हो, कैसा सब चीजें खाते पीते हो, तो वो सब औषधि का काम करती हैं, और उन सबको ही आहार कहा गया है। सृष्टि 5 महाभूतों से निर्मित है, 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। मनुष्य का शरीर भी इन पांचों ही तत्वों से मिलकर बना है। सृष्टि के प्रत्येक कृति को यदि मनुष्य हेतु योग्य रूप में उपयोग में लाया जाए तो वह सहज रूप से लाभप्रद हो सकती है। इसी नियम को वैधता देकर आयुर्वेद में त्रिदोष, यानी वात, पित्त, कफ, अगर सम अवस्था में है
तो ये अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वात पित्त कफ हमारे शरीर में होने ही नहीं चाहिए। वात भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है, लेकिन सम अवस्था में। वात का काम है मूवमेंट का। आपके शरीर में जो भी मूवमेंट है वो सब वात करता है। जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ, चाहे वो बाहरी मूवमेंट है या आंतरिक है। बाहरी मतलब मेरे हाथ हिल रहे हैं, हम हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, मुंह से बोलते हैं, आंखें झपकना, है ना। तो ये जितने एक्सटर्नल मूवमेंट आपको दिख रहे हैं, तो इनके लिए कौन इन मूवमेंट को करता है? एयर, वात। एंड इंटरनल मूवमेंट जैसे दिल का धड़कना, है ना, और श्वासों का चलना, रक्त का बहना, भोजन का पाचन की क्रिया, है ना, तो मल विसर्जन की क्रिया, मूत्र विसर्जन, तो ये सब मूवमेंट चल रहे हैं अंदर, है ना। सेल्स का प्रोडक्शन, नई नई सेल्स बनना, पुरानी का डैमेज होना, शुद्धिकरण, क्लीनिंग, तो ये सारी प्रोसेस इंटरनल क्लीनिंग की चल रही है। तो ये मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट जो है, चाहे वो बाहरी है, आंतरिक है, ये सब वायु करती है, वात करता है। और पित्त का काम है आपके पाचन को करना। पाचन का काम पित्त करता है। अगर आपके शरीर में पित्त ज्यादा हो जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है, लेकिन पित्त को सम अवस्था में रहना उतना ही जरूरी है। पित्त यानी बाइल, बाइल आपके फैट को भी पाचन करता है। कफ आपकी शारीरिक संरचना के लिए जरूरी है। आपका जो स्ट्रक्चर है शारीरिक, बोन, किसी की हड्डी कम चौड़ी होती है, किसी की ज्यादा चौड़ी होती है ना, मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो ये सब किस पर निर्भर करते हैं? कफ पर। ठीक है, तो कफ तो ऐसे हर एक का काम है, लेकिन दोष कहा गया है, त्रिदोष, यानी कि जब ये अपनी मात्रा से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, नॉर्मली बढ़ते हैं, तो तब ये दोष कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये सम अवस्था में है तो ये दोष नहीं है। ठीक है, हम बैलेंस रखकर स्वास्थ्य लाभ। संहिताओं में आहार का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। भौगोल अलग अलग संहिताओं में आहार का वर्णन अलग अलग चीजों के आधार पर किया गया है। जैसे देश, भौगोलिक आधार पर भूमि 3 प्रकार की वर्णित है: जांगल, आनूप और समतल। तो भूमि कितने, पहले तो भौगोलिक आधार पर भी भोजन बदलता है ना। आप कहाँ रहते हैं, किस जगह, उस पर भोजन निर्भर करता है। तो कैसे कैसे प्रकार की भूमि होती है? जंगल, जंगल आप कह सकते हैं, जहाँ खूब साधारण एक मतलब जंगल है, हरे भरे पेड़ हैं खूब। साधारण एक नियम यह है कि जिस प्रांत में जो उपजता है वही स्वास्थ्य के लिए हितकर है। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को वहां उगने वाले धान्य, शाक, फल आदि का आहार में समावेश करना चाहिए। जो लोग बहुत पहाड़ों में ऐसी जगह रहते हैं तो उनको हरे फल, साग, सब्जी खूब खानी चाहिए, क्योंकि वहां वो खूब उगती हैं। इसी प्रकार आनोप यानी कि जो समुद्री तट के आसपास रहते हैं, या जो समतल भूमि, मरुभूमि आदि के लिए यह नियम है। कोंकण प्रांत में जैसे चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, सामक आदि अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, अतः इनका सेवन लाभप्रद है। उत्तर भारत में गेहूं की खेती ज्यादा होती है, तो उत्तर भारत में गेहूं का ज्यादा सेवन किया जाता है। तो ये निर्भर, जैसे जो साउथ इंडियन है वो राइस ज्यादा खाते हैं, गेहूं कम खाते हैं, वेस्ट बंगाल है सब। तो ये एरिया वाइज आपका भोजन डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। इसके बाद बारी आती है काल। सामान्यतः दिन में 2 बार भोजन करने का विधान है।
प्राचीन समय से ही सूर्यास्त से पूर्व भोजन करने को कहा गया है। ठीक है, तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसका वैज्ञानिक आधार यही है कि सूर्य की उपस्थिति शरीर की पाचन अग्नि को सक्रिय रखती है। तो हमारी एक अग्नि होती है पेट के अंदर। अग्नि का स्थान, जैसे पूरे ब्रह्मांड की अग्नि का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, सूर्य। उसी प्रकार हमारे शरीर का भी एक अग्नि का पुंज हमारे शरीर में भी है। वो है हमारी नाभि, हमारा नेवल एरिया। तो हमारी जो जठर अग्नि है वो कहाँ है, नाभि के आसपास। सो पूरा जो डाइजेस्टिव पाचक अग्नि कह दो, डाइजेस्टिव फायर कह दो, डाइजेस्टिव पावर कह दो, तो ये सूर्य के साथ साथ चलती है। जब सूर्य उदय होता है तो ये बढ़ती है, जब सूर्य पूरा दिन में पीक पर होता है तो ये पूरी पीक पर होती है। जैसे जैसे शाम सूर्य ढलता है तो ये मंद पड़ने लगती है, और सूर्यास्त के बाद ये ना के बराबर हो जाती है, बिल्कुल मंद हो जाती है। तो खाने का पाचन यही अग्नि करती है। अगर आप रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाएंगे तो उस समय जठर अग्नि बिल्कुल मंद हो चुकी है, तो उस समय खाने का पाचन ना के बराबर होता है। तो अगर लेट खाना खाते हैं तो लाइट फूड लेना चाहिए, क्योंकि जठर अग्नि मंद है, उसको हल्की अग्नि है, तो हल्की अग्नि हल्के भोजन को तो पचा देगी फिर भी। तो इसलिए वैसे तो रात का भोजन हल्का ही होना चाहिए, क्योंकि उस समय ऑलरेडी चाहे आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे खा रहे हो, अग्नि मंद पड़ी जाती है, सूर्यास्त हो चुका होता है। तो समय के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आज की समस्या यही है कि कितनी दौड़ती लाइफ में टाइम पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप बिना समय खाना खाते हैं, तो रात्रि में 9 से 12 के बीच भोजन ग्रहण करने के कारण पाचन संबंधी विकारों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कई बार देर से भोजन करने की अपेक्षा भोजन न करना अधिक योग्य है। जीर्ण भोजनम व्याधि नुस्मृति, योग्य पचा हुआ भोजन व्याधि को उत्पन्न नहीं करता है। अगर आपका भोजन पूर्ण रूप से पच गया है तो वो आपके शरीर में किसी भी बीमारी को पैदा नहीं करेगा। ठीक है, आपके शरीर में बीमारी तब पैदा होती है अगर जो आपने खाना खाया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की, वय, यानी कि बाल्यकाल शरीर वृद्धि का सर्वोत्तम काल माना जाता है। अतः इस काल में 2 बार से अधिक भोजन सेवन करने पर भी उत्तम पाचन शक्ति होती है। यानी कि जब बच्चे होते हैं जब बच्चा छोटा होता है उसकी अग्नि भी मंद होती है। आपने 1 साल 2 साल के बच्चे को देखा होगा, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाता, उसको भूख नहीं होगी तो वो नहीं खाएगा, आप कितना जोर डालो, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ही स्लो होती है। लेकिन वो जब तक उसका पहला खाना पचता नहीं है वो नेक्स्ट डाइट नहीं लेना चाहता। ठीक है, हम फोर्सफुली उसको नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, रहने दो, जब उसको भूख लगेगी वो अपने आप खाएगा। यानी कि उसका डाइजेस्टिव फायर अभी स्लो है, तो जो पहला खाना खाया है अभी वो पचा नहीं है, इसीलिए वो नेक्स्ट डाइट नहीं लेना चाह रहा। तो जब बच्चा और बड़ा होता है 5-6 साल के बाद उसकी पाचक अग्नि थोड़ा बढ़ जाती है, तो उस समय वो खेलना कूदना भी शुरू करता है, और उस समय उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही होती है, तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है शरीर की। जब बच्चा 10-12 साल का होता है तो उसकी भूख और तेज होती है, उसकी अग्नि और तेज होती है। इस टाइम पे सबसे तेज अग्नि होती है जब बच्चा 10-12 साल 15 साल 20 साल तक होता है। तो वो आप देखेंगे कुछ भी खाएंगे उनको थोड़ी देर में सब पच जाता है, क्योंकि शरीर की जरूरत भी उस समय ज्यादा है, पूरी ग्रोथ उस समय उसकी चल रही है बच्चे की, और वो उसकी अग्नि भी तेज है, तो उसका जो खा रहा है वो यूज भी हो रहा है सारा उसकी ग्रोथ में, और उसकी पाचन अग्नि तेज है, उसका पाचन भी पूरा हो रहा है। उस ऐसे बच्चे को आप 2 से ज्यादा बार भी खाना दे सकते हो, उसको जितना भूख लगे उसको दो, क्योंकि उसकी जरूरत है उस टाइम। तो इसके साथ साथ जब जैसे बच्चे की, जैसे अब 2 साल का बच्चा मान लो उसको भूख कम होती है, ऐसे वृद्धावस्था है, जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं हमारी पाचक अग्नि फिर से मंद होनी शुरू हो जाती है। तो वृद्धावस्था में आते हुए हमें हमारी भूख फिर कम हो जाती है, लेकिन हम सोचते हैं हमें अभी तो इतनी भूख लगती है जब हम जवान थे,
तो उस समय अग्नि भी तेज थी, पाचक अग्नि तेज थी, तो खाना पाचन हो जाता था, हमें भूख तेज। अभी वृद्धावस्था है तो डाइजेस्टिव फायर मंद हो रही है, तो भूख भी कम हो रही है। उस चीज को समझे और उतना ही खाना खाएं जितनी भूख लग रही है, फोर्सफुली ना खाएं, जबरदस्ती। तो क्या होगा, वो खाना पाचन नहीं होगा, और खाना पाचन नहीं होगा, शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी। अब बारी आती है प्रकृति की। प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है, वातक, वातिक, पैतिक और कफज। इस प्रकृति के व्यक्ति की भूख अनियमित होती है। अगर कोई वात प्रकृति, जैसे हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, जैसे वात प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उसकी भूख अनियमित होती है। उसको कभी तो बहुत तेज भूख लगेगी, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, कभी बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी, कभी लगेगी नहीं, तो उसकी अनियमित भूख है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। पैतिक यानी जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनकी भूख तीव्र होती है, यानी पित्त तीव्र होता है तो पाचक अग्नि तेज होती है ऐसे लोगों की, और वो किसी भी उम्र के हों, कैसे भी हों, उनको आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो भी कुछ खा ले उनका सब पच जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वो पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। पाचन क्रिया तेज होती है, बहुत अच्छी होती है, सब पच जाता है। कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनको व्यक्ति को अधिक भोजन की इच्छा होती है, तो वो भोजन अधिक मात्रा में करने की उनकी इच्छा होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम खूब अच्छी मात्रा में भोजन करें, और वो अच्छी मात्रा में काफी अच्छी डाइट लेते हैं। मतलब जो उनकी डाइजेस्टिव फायर है वो उतनी अच्छी हो या ना हो, बट हाँ उनकी भूख ज्यादा होती है, वो भोजन ज्यादा मात्रा में करना चाहते हैं। आधुनिक जीवन शैली का अवलंबन और पाश्चात्य प्रणीत आहार विहार के परिणाम स्वरूप वर्तमान में मनुष्य जाति विशेष रोगों से ग्रसित होता जा रहा है, जिसमें मुख्यतः पाचन संबंधी विकार जैसे डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो ये क्यों हो रही है, पाचन के खराब होने से। पाचन का आपको ध्यान नहीं है, खाना कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, तो उन सब की वजह से सब प्रॉब्लम। जरूरत से ज्यादा खाते हैं, अधिकतर प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा खाने, ओवर ईटिंग से होती है। चाहे डायबिटीज हो, आपका फैटी लीवर हो, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रोल हो, किडनी प्रॉब्लम्स हो, जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं, यानी शरीर उतना पचा नहीं रहा है, आप फिर भी खाए जा रहे हैं ज्यादा, तो तब वो फिर शरीर में रोग पैदा करता है। डायबिटीज भी उसी में से एक रोग है। ठीक है, तो अपनी जरूरत के अनुसार भोजन करें, फास्टिंग करें, उपवास करें, तो आपके शरीर में रोग नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। आप क्योंकि आजकल फिजिकल मेहनत तो कम होती जा रही है, हम फिजिकली काम कम करते हैं। पहले तो लोग सुबह से रात तक मेहनत करते थे, है ना, खेत में जाते थे, घर में भी सफाइयां या जैसे चक्की चलाना, ये सब काम करना डेली रूटीन में होते ही थे। हाथ से कपड़े धोना, ये सब करना। अभी सब जगह मशीन्स ले रही हैं, तो हमारी फिजिकल मेहनत कम हो रही है, तो खाना में भी बदलाव उतना ही जरूरी है। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि आपका फिजिकल मेंटल वर्क बढ़ रहा है। तो जो खाना आपके, जैसे बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, फैट नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बैलेंस लें अपनी जरूरत के अनुसार भी। आधुनिक विज्ञान के अनुसंधान में समय समय पर बदलाव आता रहता है, जबकि प्राचीन काल में वर्णित स्वास्थ्य के नियम और चिकित्सा आज भी कालबाह्य नहीं हुए हैं। यानी कालबाह्य मतलब आज भी पुराने नहीं हुए हैं, मतलब समय से बाहर नहीं हुए हैं। आज भी वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही सटीक हैं, उतनी ही सही बैठती हैं बातें। तो जो बातें पहले, ऐसा नहीं है कि आज के समय में वो फिट नहीं बैठती, तो आज के समय में भी वो उतनी ही सही है, और बहुत ही रिसर्च बेस्ड का बातें हैं वो सारी। कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा जीवन शैली होनी चाहिए, तो ये सब
यही कारण है कि पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले भी अब आयुर्वेद, योग और भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता पर संदेह न करते हुए भी उस ओर आकृष्ट हो रहे हैं। अब जैसे आप सब ने इस कोर्स को ज्वाइन किया क्योंकि आप सब अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, आप सब योग, नेचुरोपैथी इन सब से सीखना चाहते हैं। तो इस समय भी यानी कि हजारों सालों से उतना ही जरूरी, उतना ही महत्वपूर्ण है, और आज के समय में तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि उन चीजों को पहले हम अपने बड़ों से रोजमर्रा की चीजें सीखते थे और उन्हीं को फॉलो करते थे। अभी हमने उन चीजों को छोड़ दिया, तो हमें अब पता ही नहीं है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आयुर्वेद क्या कहता है, कैसा रूटीन में हर चीजें होती हैं। तो उन चीजों को अब हम दोबारा से सीख रहे हैं। ठीक है। सो वही चीजें पहले लोग अपने नॉर्मल दिनचर्या में, रूटीन में करते थे, तो अब उन चीजों को आप पढ़कर, पढ़ाई के द्वारा सीख रहे हैं, उनको वैज्ञानिक तथ्यों के साथ सीख रहे हैं, साइंटिफिक रीजन के साथ उन चीजों को सीख रहे हैं। क्यों? तो वो ये शायद नहीं जानते थे कि हाँ, वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बट उनको पता था जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या है कि जो कर रहे हैं हम उसको क्यों कर रहे हैं, ये जानना भी आजकल हमारे लिए उतना ही जरूरी है। आपके शरीर को देखकर आपके भोजन की कल्पना की जा सकती है। इससे मिलती जुलती अंग्रेजी में कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। आप वैसे ही दिखते हो जैसा आप भोजन करते हो। आप बहुत मोटे हो, बहुत अनहेल्दी हो, तो इसका मतलब आपका भोजन भी अनहेल्दी है। आप बहुत फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक हैं, तो इसका मतलब आपका वो भोजन भी बहुत ही संयमित, डिसिप्लिन, संयमित भोजन है। आहार का अर्थ है भीतर लेना, मुंह में खाना पीना, नाक से श्वास लेना, त्वचा से वायु का, धूप का ग्रहण करना आदि को भी आहार के अंतर्गत ही समझना चाहिए। जन्म के पहले माँ के रक्त द्वारा बालक का पालन पोषण होता है। जन्म के बाद माँ का स्तनपानी उसका आहार है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन, विटामिन उनकी डाइट में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, आहार या भोजन है। भोजन के अंतर्गत ठोस, अर्ध ठोस तथा तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ आ सकते हैं। भोजन की दो मुख्य विशेषताएं हैं, एक तो वो खाने योग्य होना चाहिए, दूसरा उससे पोषण मिलना चाहिए शरीर को। ऐसा भोजन ना हो जिससे कुछ मिल ही नहीं रहा है शरीर को, तो वो भोजन सिर्फ आपका पेट तो भर देगा पर आपके शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं दे पाएगा। जैसे यहाँ पे कहा है, भोजन पोषक तत्व तथा पोषण प्रदान करने वाले तत्वों का जटिल सम्मिश्रण है। जैसे दाल राइस, दाल रोटी, सब्जी रोटी, तो इनका हम एक मिश्रण बनाते हैं। जैसे कुछ विटामिन्स गेहूं के अंदर होते हैं तो हम गेहूं की रोटी साथ में लेते हैं, कुछ दाल के अंदर होते हैं तो दाल लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए आप राइस या रोटी लेते हैं, प्रोटीन के लिए दाल लेते हैं, फाइबर के लिए आप सैलेड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, और अनाज भी एक फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपके भोजन का ये जटिल सम्मिश्रण है। मतलब कोई आप एक ही चीज तो भोजन में नहीं खाएंगे कि बस सूखा राइस खा लेंगे। राइस को किसी चीज के साथ लोगे, या तो दाल के साथ, सब्जी के साथ, किसी चीज, तो सम्मिश्रण करके भोजन को लिया जाता है। ऐसा भोजन जिसमें हर चीज पूरी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, सब चीजें हो, तो वो एक जटिल सम्मिश्रण होता है, और ये सब चीजें भोजन के अंदर होना बहुत जरूरी है। हैरी बेंजामिन के अनुसार आहार उन उपादानों को पूरा
करता है जो शरीर की वृद्धि, निर्माण और शारीरिक अवयवों के उपयुक्त संचालन के लिए आवश्यक है। यह संपूर्ण मानव शरीर के कार्यों को साम्य अवस्था में रखता है, जिससे शरीर रूपी यंत्र अपने शक्ति पर्यंत कार्य करता है। अंग्रेजी में से फूड कहते हैं। यानी कि आपके शरीर को ऊर्जा भी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। आपकी वृद्धि किससे होती है? फूड से। आपकी रिपेयर, मरम्मत अंदर जो चलती है वो किससे होती है? फूड से। आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहने के लिए, आप बीमार ना पड़े, तो वो आपकी किससे अच्छी बनती है? फूड से। तो इसलिए खाना आपको सब कुछ देता है, तो इसलिए खाने के अंदर सब कुछ होना चाहिए। आहार के गुण। इस अध्याय में आहार के गुणों का वर्णन इस प्रकार। साध्य, बलप्रद, देहधारक, आयुस्तेज, समुस्त, साहस, मृत्युज, विवर्धनम। अर्थात आहार पुष्ट करने वाला, त्वरित, बलकारक, देह को धारण करने वाला, आयु, तेज, उत्साह, समृद्धि, स्मृति, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। चाहिए जो पुष्ट करने वाला हो, आपके शरीर के अंदर बल बढ़ाने वाला हो, पुष्टि करने वाला, त्वरित बल कारक मतलब तुरंत एनर्जी देने वाला, देह को धारण करने वाला, आपकी आयु बढ़ाने वाला, आपका तेज बढ़ाने वाला, आपका उत्साह बढ़ाने वाला, आपकी स्मृति मतलब मेमोरी बढ़ाने वाला, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला, ऐसा आहार होना चाहिए। आहार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वो अलग अलग चीजों पर इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। तो पहले गुणों के आधार पर देखते हैं आहार को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन शरीर शुद्धि, मन शांत करने वाला आहार, जैसे ताजा भोजन, फल, दूध, दाने, हरी सब्जी और मेवे। तो ये ऐसा सात्विक भोजन होता है जो ताजा हो, फ्रेश हो। आप हरी साग सब्जी खा रहे हैं पर 2 दिन पुरानी, 1 दिन पुरानी, तो सात्विक भोजन नहीं है। हरी साग सब्जी, मेवे, सब जो आपके मन को शांत करने वाला हो, आपको ऊर्जा देने वाला हो, सब। और तो ऐसा भोजन सात्विक होता है जो शरीर का शुद्धिकरण भी करे। तो जिसमें ताजा भोजन, स्पेशली यहाँ ताजा भोजन पे ज्यादा जोर दूंगी मैं। फल, दूध, दाने, हरी सब्जियां, मेवे, ये सब सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है। राजसिक भोजन शरीर और मन को उत्तेजित करने वाला, अति सेवन से चंचलता, क्रोध, क्लेश, अनिद्रा उत्पन्न करने वाला आहार, जैसे अत्यंत स्वादिष्ट, मसालेदार, जो तले भुने इस तरीके के फूड होते हैं, चाय, कॉफी, तला भुना खाना, ये राजसिक भोजन के अंदर आता है और ये उत्तेजित करता है, के अंदर उत्तेजना बढ़ाता है। क्रोध आएगा, आपको हर चीज पे इरिटेशन होगी, चंचलता, मन मतलब विचलित होता रहेगा। तो ऐसा आहार आपको नहीं लेना चाहिए। अति सेवन से थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर थोड़ा सा एक एनर्जी बनी रहे। तामसिक भोजन जो मंद करता है, राजसिक तो उत्तेजित करता है। राजसिक भोजन उत्तेजित करने वाला होता है, तामसिक भोजन मंद करने वाला। हर समय आलस रहेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा खाना खाया चलो नींद आ गई, सो जाते हैं, ठीक है, ऐसा भोजन तामसिक होता है। आलस उत्पन्न करने वाला, मन को मंद करने वाला, शरीर को मंद करने वाला। तो ऐसा कौन सा भोजन होता है? जो जंक फूड है, ठीक है, और बासी खाना है, जंक फूड और बहुत ज्यादा मिठाई और बहुत ज्यादा मांसाहार, तो ये सब तामसिक भोजन में आते हैं।
पोषण आहार तत्व संबंधी विज्ञान है। यह एक नई विचारधारा है। इसका जन्म मूल शरीर विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से हुआ है। पोषण विज्ञान जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये आहार अलग चीज है, पोषण विज्ञान अलग चीज है। अभी आप तो ये किससे उत्पन्न हुआ? आप आहार और रसायन विज्ञान दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो पोषण एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता है। तो भोजन के अंदर क्या पोषण है, क्या पोषक तत्व हैं, ये आप पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट में। ठीक है, कैसे उनकी पूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पे पोषण और स्वास्थ्यप्रद जीवन का मूलाधार है। जीवन को प्रारंभिक अवस्था से ही उचित वृद्धि, विकास एवं सक्रियता के लिए उचित आहार एक पूर्वापेक्ष है। पोषण और स्वास्थ्य को आपस में घनिष्ठ संबंध है। पोषण की परिभाषाएं दी गई हैं, इनको आप पढ़िए, एक एक हैंड रेज करें। कौन कौन इन डेफिनेशंस को रीड करेगा? लीटू जी आप करिए फर्स्ट डेफिनेशन भोजन पोषण की। यस मैम। हाँ, अभी सेकंड मैं भी कराऊंगी। हाँ, करिए। विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना है, पोषण कहलाती है। बस जिसमें, यानी वो शाखा जिसमें अपने भोजन और उससे संबंधित सभी पहलुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वो पोषण कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन रेणु आप। यस काम कीजिए। अच्छा रेणु पहले आप पढ़िए। पोषण उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनके माध्यम से प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उनका उपयोग करता है जो उसकी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो यानी कि पोषण से आपकी वृद्धि होती है। प्राणी जब ऐसी खाने की चीजें ग्रहण करता है जिससे उसकी वृद्धि हो और विकास, तो वो पोषण कहलाता है। अब नेक्स्ट कांकी जी आप पढ़िए। प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधित अध्ययन को पोषण कहते हैं। तो प्राणी जो भोजन ग्रहण करने के बाद जो उसके भोजन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनको उसके अध्ययन को भी पोषण कहते हैं। क्या वो दे रहा है, उसका जब पाचन हो गया भोजन का, तो क्या पोषक तत्व आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन अब आपने पढ़ ली हैं। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ पर तीन मुख्य कार्य होते हैं किस भोजन के। पहला होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। ठीक है, ये लिख लेंगे। पहला मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। दूसरा है आपका विकास और वृद्धि करने वाला भोजन। और तीसरा है आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भोजन, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन। तो आपके खाने में तीनों ही होने चाहिए। मैम पहला वाला थोड़ा सा बताइए। ऊर्जा बढ़ाने वाला, अब ऊर्जा कौन देता है वो देखते हैं। ऊर्जा देने वाले मैम सेकंड नंबर ऊर्जा देने वाला भोजन, एनर्जी गिविंग फूड। मैम तीनों और एक बार थोड़ा बोल दीजिए।
ऊर्जा बढ़ाने वाला भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन मतलब। दूसरा विकास और वृद्धि करने वाला भोजन, जैसे आपकी ग्रोथ हो सके, आपका रख रखाव, आपकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग हो सके। और तीसरा आपका प्रतिरोधक क्षमता मतलब प्रोटेक्टिव फूड, जो आपको बीमार होने से बचाए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन। ठीक है, तो अब ये देखते हैं ऊर्जा बढ़ाने वाले भोजन, ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाले भोजन है। मैम कार्बोहाइड्रेट और वो सेकेंड वाला समझ में नहीं आ रहा है। वसा, वसा फैट। दूसरा आता है जो आपका विकास और वृद्धि करने वाला भोजन है, या आपका रख रखाव करने वाला भोजन है, यह है प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बच्चों जैसे ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, तो इन सब का काम कौन करता है? प्रोटीन। मिनरल्स और विटामिन है ना, ये करते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन और मैम मिनरल खनिज लवण। ठीक है, यौगिक आहार हम कल से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन, जितना आज हमने पढ़ा उसको आप पूछिए, या फिर कुछ क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगी। मैम पेज नंबर 5 में जो है अर्थात आहार पुष्ट करने वाला त्वरित बलकारक देह और धारण करने वाला आयु तेज उत्साह समृद्धि, इसमें ओज एक है जो क्या होता है? ओज, ओज तथा अग्नि। ओज मतलब कि आपकी एक तरीके से पावर, आप कह दो कि आपकी ओज, जैसे आपने कुछ ऐसे वो देखे होंगे कुछ साधु सन्यासी या बड़े लोग जो, तो आप उनको देखते ही उनके चेहरे पर अलग ही तेज ओज होता है, बहुत ही जो शाइन होती है उनकी जो, तो वो उनका ओज है। तो वो ओज किस से आता है? भोजन से। आप कैसा भोजन करते हो? जो बहुत तामसिक राजसिक भोजन करते हैं उनके चेहरे पे आपको कभी ओज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज ओज है। मैम हम्म मैम जो पहले आपने बताया वात पित्त और कफ, कफ का काम क्या होता है? कफ का काम होता है शारीरिक संरचना, शरीर का की संरचना करना, शरीर का कैसा बनना है, ये कफ का काम है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, उसके आंसर देंगे। तो आहार जब आप लेते हो तो उस आहार को किस किस बेस पे मतलब लेना चाहिए? जैसे इसमें हमने आज पढ़ा
आयु वगैरह, तो मतलब किस किस के आधार पर भोजन आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मैम, उस जगह की प्रकृति को लेके। हाँ, जैसे देखिए, अगर आप साउथ में चले गए, ठीक है, आप साउथ, तो वहां आप जो खाना है वो एक समुद्री तट के किनारे रहते हैं, तो उसके हिसाब से खाएंगे। अगर वहां पे आप राजस्थान का खाना खाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, या राजस्थान में अगर आप वैसा खाना खाओगे तो वो आपको सूट नहीं करेगा। तो यानी कि आप जैसे भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, आपको उसके अनुसार अपने भोजन में परिवर्तन कर देना चाहिए। सपोज आप बिहार से हैं, आप बिहार के अनुसार खाना खाते हैं, बट आप चले गए इंडिया, तो आप अपना जो ट्रेडिशनल जो आपका खाना है उसको वहां पे उसको तो कुछ परसेंट रखें, बट मेन उस खाने को अपनाने की कोशिश करें जहां आप रह रहे हैं। ठीक है, तो वो भोजन पूरी तरीके से ना छोड़ें जहां जो आपका भोजन है, लेकिन मुख्य रूप से आप उस भोजन को करने की कोशिश करें जहां आप रह रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो पूरा उसी भौगोलिक दशा के अनुसार आपका पाचन क्रिया सब कुछ उसी के अनुसार चलती है। ठीक है, तो अगर आप वहां जाके भी अपना ही ट्रेडिशनल खाना खाते रहेंगे तो शुरू में तो ठीक रहेगा, बट धीरे धीरे वो आपको प्रॉब्लम करने लगेगा। ठीक है, तो स्थान के आधार पर आपका खाने में बदलाव होना जरूरी है। ऐसे ही उम्र के साथ, तो उम्र के अनुसार कैसे बदलाव होना चाहिए, क्या कोई एक्सप्लेन करेंगे? मैम, 1 साल से 2 साल के बच्चों को उनके डाइजेस्टिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं होते, तो उन्हें जब भूख लगे उन्हें तब खाना चाहिए। और 10 साल या बड़े बच्चे को ज्यादा भूख लगती है, जिससे वो ज्यादा खाते हैं, और वृद्धावस्था में भूख कम हो जाती है। तो यानी कि अपनी आयु भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अनुसार, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे आपका दैनिक दिनचर्या कैसी है, आप कम मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार भी आपका जो डाइट है वो बदल जाती है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिजिकल, तो आपकी डाइट थोड़ी अलग होगी। अगर आपकी मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है तो आपकी डाइट अलग होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर। और किस समय से किस समय के बीच में भोजन करना सही माना जाता है? सूर्यास्त जी, कौन कौन आंसर करेंगे? सूर्यास्त से पूर्व सूर्यास्त से खाना पहले हम्म सूर्यास्त से पहले भोजन करना सही माना जाता है। हम्म। और जो अग्नि है पूरा पीक पे किस समय के लगभग होती है? मैम, दोपहर के समय। दिन के टाइम पे। दोपहर के समय में। हम्म। और एनर्जी देने वाला फूड कौन कौन सा होता है? एनर्जी देने वाला फूड, कार्बोहाइड्रेट फूड। कार्बोहाइड्रेट का कोई आप उदाहरण दें, किस चीज में कार्बोहाइड्रेट राइस एंड व्हीट। और प्रोटीन का कोई उदाहरण दें? पल्सेस। फैट, ऑल टाइप ऑफ पल्सेस। फैट का कोई एग्जांपल दें, फैट किसका सोर्स? नॉनवेज। मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, नट्स, सीड्स और ऑयल, घी, ये सब फैट सोर्सेस हैं। ठीक है, इसी तरीके से मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेस क्या होंगे? फ्रूट। अच्छा, मैम, फ्रूट्स। वेजिटेबल्स। हाँ, तो नहीं, मतलब वो तो है ही, बट आपके अनाजों के अंदर, आपके स्प्राउट्स के अंदर
इनमें भी भरपूर मात्रा में होते हैं विटामिन सी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि जो फाइबर है, रेशा है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैम सैलेड खाने से सैलेड में होता है फाइबर। हाँ होता है, बट फाइबर क्या है, रेशा क्या है, क्या करता है, क्या थोड़ी बहुत जानकारी किसी को हो? फाइबर आपने सुना होगा ना? फाइबर खाने से डाइजेस्टिव अच्छी तरीके से, मतलब वो डाइजेस्ट हो जाता है, इतना ही पता है और ज्यादा नहीं। चलिए थोड़ा सा फाइबर के बारे में जानते हैं। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिंपल शुगर, ठीक है, जिसमें आपका जैसे शहद आ गया, आपका जो है इस तरीके की जो मीठी डेट्स आ गई, शहद आ गया, चीनी जो आप खाते हैं मिठाइयाँ, तो वो सिंपल शुगर। सेकेंड है स्टार्च, सो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च में आप रोटी, चावल, ये सब चीजें जो है स्टार्च के रूप में हम लेते हैं। तीसरी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर। पर फाइबर हमें कुछ देता नहीं है, ठीक है। फाइबर ना हमें कोई न्यूट्रिशन देता है, फाइबर का ना ही पाचन होता है। फाइबर जैसा आप खाओगे वैसा का वैसा ही बाहर निकल जाएगा। तो फिर फाइबर क्यों लेना? फाइबर हमारे शरीर की सफाई करता है, आंतों की सफाई करता है। तो फाइबर का क्या काम हुआ? सफाई का, ठीक है। तो फाइबर आप इसलिए लेते हो जिससे, जैसे आप बर्तन साफ करते हैं तो किससे करते हो? स्क्रबर से, ठीक है। तो स्क्रबर का काम जो आपके बर्तन साफ करने में हो रहा है, उसकी दीवारों को, बर्तन की दीवारों को आप साफ करते हो, जो खाना लगा है उसको हटाते हो, पानी डालते हो, है ना। तो ये सब काम आप किससे कर रहे हो? स्पॉन्ज से, है ना, स्क्रबर से। तो एक्जेक्टली वही काम हमारे अंदर फाइबर करता है। हमारी जो आंतों की दीवारें हैं, हमारी खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली आंतें गंदी होंगी, मल चिपकेगा, गंदगी चिपकेगी। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा तो आंतों की सफाई कौन करेगा? कोई भी नहीं करने का। ना प्रोटीन का काम है सफाई का, ना कार्बोहाइड्रेट का है, ना फैट का है, ना मिनरल्स का है, ना विटामिन का है। सफाई का काम तो फाइबर का है। तो आपके खाने में फाइबर का होना जरूरी है। फाइबर ही आपकी आंतों की सफाई करता है, मल को ढीला करता है, और मल को, जो सख्त मल अगर आता है तो वो यही दर्शाता है कि आपके खाने में फाइबर नहीं है, ठीक है। अगर मल ढीला है थोड़ा, तो वो दर्शाता है कि आपके खाने में फाइबर है। मल को ढीला करने का काम करता है फाइबर, और उसको आसानी से बाहर निकाल देता है। तो दीवारों की सफाई करते हुए फाइबर आंतों को पूरा साफ करता है। तो ये काम फाइबर का होता है। फाइबर किस किस चीज में पाया जाता है? फाइबर अनाजों में भी होता है, फल, सलाद सब में होता है। जैसे गेहूं में खूब अच्छी मात्रा में, जितने भी मोटे अनाज, जैसे आजकल कहते हैं मोटे अनाज खाइए, क्यों खाइए? तो मोटे अनाजों का जो सबसे अच्छा एक फायदा है वो यही है कि उनमें फाइबर भरपूर मात्रा में है, ठीक है। तो जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं में अगर चोकर ही नहीं है तो गेहूं के अंदर जो चोकर है वो उसका फाइबर है। अगर आपने चोकर हटाकर गेहूं खाया तो उसमें फाइबर हटा दिया, ठीक है। मैदा में आ जाओ, बाहर का मार्केट फूड आ जाओ, तो वो क्या हो रहा है? उसमें चोकर हटता जा रहा है, मैदा और बारीक और बारीक और बारीक, तो उसमें फाइबर उतना ही खत्म होता चला जाता है। और आप ऐसा भोजन अगर डेली करते हैं तो वो आपको कब्ज पैदा करता है, यानी कि मल को बाहर निकलने ही नहीं देता क्योंकि भोजन में फाइबर ही नहीं है। तो मल बाहर निकलने का काम कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो उससे कब्ज पैदा होगी, आपको कब्ज होगी तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो एसिडिटी होगी, और बहुत सारी बीमारियां, जॉइंट पेन, माइग्रेन, फैटी लीवर, सब प्रॉब्लम्स आएंगी। सो फाइबर युक्त भोजन करें।
आप समझ गए फाइबर क्या है हाँ जी मैम। और क्यों लेना चाहिए? नहीं। फाइबर के कोई भी 5 उदाहरण दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन। मैम wheats, oats, I think ragi, ऑल टाइप ऑफ मिलेट। ये तो चलो अनाज की बात हुई। और हाँ cucumber, हम्म, cucumber हम्म, और onion, लेट्यूस। सभी। हाँ, जितना भी सलाद, जितना भी है। सलाद। हाँ, फाइबर जैसे एप्पल में, हाँ एप्पल में, पपीते फ्रूट में। में, इनमें खूब मात्रा में फाइबर होता है, तो ये खाना चाहिए। ठीक है। तो पंपकिन, कद्दू में खूब अच्छी मात्रा में है। तो अभी 2 सोर्स और कोई भी बताते हैं। मैम शुगर में फाइबर होता है? शुगर को नहीं आप काउंट करेंगे, आप स्टार्च युक्त तो देखिए हो ही गए हैं, बट जैसे स्प्राउट्स हो गए, नट सीड्स हो गए, तो इन सब के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ठीक है, जैसे बादाम है और ये सब चीजें हैं, स्प्राउट्स आप लेते हैं तो इनमें भरपूर मात्रा में आ जाता है। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पे अपनी फाइबर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें जरूर। 7 बज गए हैं और क्लास ओवर हो गई है, अब टाइम हो गया है। तो अभी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम।